हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो बताइए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को भी खूब मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हमारा जो 10th क्लास का जो बुक है गोधुली गोधुली जो है उसका गद्य खंड का 9वां चैप्टर जो अशोक वाजपेयी के द्वारा जो लिखा हुआ है अभिमन्यु। तो हम इसके बारे में ऑलरेडी 2 वीडियो कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोग को ज़्यादा बेनिफिट्स होगा एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि अभिमन्यु क्या है और कहाँ व्यवस्थित है। अभिमन्यु क्या है और कहाँ व्यवस्थित है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस में एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। लिखेंगे अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ईसाई मठ है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि तो हमारा आंसर है कि अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस में एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है और यह दक्षिणी फ्रांस के रोन नदी के किनारे अवस्थित है। अवस्थित है, तो ये हमारा आंसर था कि अभिमन्यु जो है यह दक्षिण फ्रांस में है, एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है और यह दक्षिणी फ्रांस के रॉन नदी के किनारे अवस्थित है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर बरस अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। कब और किसे समारोह हुआ करता है।
आंसर लिखेंगे कि हर बरस गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। तो हर बरस गर्मियों में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। तो यही हमारा आंसर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला शत्रुज क्या है? ला शत्रुज और कहाँ अवस्थित है? अवस्थित है आजकल उसका उपयोग क्या है? तो ये हमारा प्रश्न है। तो और इसका आंसर है कि ला शत्रुज कार्थोसियन संप्रदाय एक ईसाई मठ है। जो हमारा ये ला शत्रुज है वो ला शत्रुज कार्थोसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है और वह रॉन नदी के दूसरी ओर एवेन्यू का एक स्वतंत्र भाग वह रॉन नदी
दूसरी और आवरणियों का एक स्वतंत्र भाग आवरणियों का स्वतंत्र भाग बिलनत्व आवरणियों का बिलनत्व आवरणियों का नया गांव या नई बस्ती है। नई बस्ती है और जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था। किला बनवाया था और है कि आजकल इसमें रंगकर्मी रंग संगीतकार आजकल इसमें रंगकर्मी रंग संगीतकार अभिनेता नाटककार वहां अपना समय बिताने आते हैं। अभिनेता वहां अपना समय बिताने आते हैं। तो यही हमारा आंसर था कि ला शत्रुज कहाँ और कहाँ अवस्थित है, आजकल इसका उपयोग क्या है। तो हमने आंसर में लिखा है कि ला शत्रुज कार्थूसियन संप्रदाय का एक ईसाई मठ है। वह रोन नदी की दूसरी ओर आवरणियों का एक स्वतंत्र भाग बिलनत्व आवरणियों का नया गांव या नई बस्ती है और जहां फ्रेंच शासकों ने पोप की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था और आजकल इसमें रंगकर्मी रंग संगीतकार अभिनेता नाटककार अपना समय बिताने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर था और है लेखक आवरणियों की सिलसिले में गए थे। लेखक आवरणियों की सिलसिले में गए थे
उन्होंने क्या देखा सुना। वहाँ उन्होंने क्या देखा और सुना। तो हमारा आंसर होगा कि लेखक अभिनव पीटर ब्रूक का विवाद पीटर ब्रूक का विवाद खद महाभारत की प्रथम स्तुति के अवसर पर महाभारत की प्रथम स्तुति के अवसर पर वहां गया था। वहां गया था और इस समारोह में शामिल होने के लिए इस समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। किया गया था। उस वर्ष वहाँ भारत का केंद्र केंद्र था और इस समारोह के दौरान लेखक ने वहाँ अनेक चर्च एवं पुराने स्थान की रंग स्थलियों में बदलने का सौंदर्य देखा।
बदलने का सौंदर्य देखा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर है कि लेखक अभिमन्यु किस सिलसिले में गए थे, वहां उन्होंने क्या देखा। तो लेखक अभिमन्यु पीटर ब्रुक विवाद खंड महाभारत की प्रथम स्तुति पर वहां गया था और इस समारोह में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। उस वर्ष वहाँ भारत का केंद्र था और इस समारोह के दौरान उन्होंने वहां देखा कि अनेक चर्च एवं पुराने स्थानों को रंग स्थलियों में बदलने का सौंदर्य देखा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर था। अब हमारा नेक्स्ट आंसर है लेखक अभिमन्यु क्या क्या साथ लेकर गए थे। तो हमारा अब क्वेश्चन है कि लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे। लेकर गए थे और वहां कितने दिनों तक रहे। लेखक की उपलब्धियां क्या रही। तो हम लिखेंगे कि लेखक अभिमन्यु जाते समय हिंदी के टाइपराइटर हिंदी के टाइपराइटर 3-4 पुस्तकें तथा कुछ संगीत टेप्स लेकर गए थे।
टिप्स लेकर गए थे और वहाँ लेखक 19 दिनों तक रहे। दिनों तक रहा। इस अवधि में 27 इस अवधि में उन्होंने 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचना की। तथा 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचनाएं की। तो हमारा आंसर था, पहले क्वेश्चन देखेंगे कि लेखक अभिमन्यु क्या क्या साथ लेकर गए थे और वहाँ कितने दिनों तक रहे और लेखक की उपलब्धियाँ क्या रही। तो हमारा आंसर है कि लेखक अभिमन्यु जाते समय हिंदी के टाइपराइटर और 3-4 पुस्तकें और कुछ संगीत टिप्स लेकर गए थे। वहाँ लेखक 19 दिनों तक रहे और इस अवधि के दौरान उन्होंने 35 कविताएं तथा 27 गद्य की रचना की। मतलब उन्होंने 19 दिन में, इतने कम अवधि में 19 दिन में 35 कविता और 27 गद्य की रचना की थी। तो इस प्रकार से ये महान व्यक्ति हो जाते हैं क्योंकि इतने कम अवधि में इन्होंने इतनी सारी रचनाएं कर डाली। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता में कवि शीर्षक कविता में कवि क्यों और कैसे पत्थर की मानवीकरण करता है और मानवीकरण करता है। तो हम जानेंगे कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर शीर्षक कविता में
वैसे पत्थर का मानवीकरण किया। कवि ने वैसे पत्थर का मानवीकरण किया। जो सदा शून्य भाव में रहता है। जो सदा शून्य भाव में रहता है। जो सदा शून्य भाव में रहता है और वह पत्थर सारे प्राकृतिक झंझावातों को सहते हुए व्यक्ति की प्रतीक्षा में लीन रहता है। व्यक्ति की प्रतीक्षा में लीन रहता है। जो इस मौन पत्थर से मनोभाव का शब्द जो मनोभाव का शब्द चित्र जो इस पत्थर के मनोभाव शब्द को चित्र खींचकर एक ऐसा स्वरूप प्रदान कर देता है। ऐसा स्वरूप प्रदान कर देता है कि युग पर्यटन उसको चर्चा होते रहे। जो युग चर्चा होते रहे। और है कि अंत में कवि के कहने का भाव है कि कहने का भाव है कि
कवि अपनी सर्जनात्मक प्रतिभा द्वारा एक ऐसी रचना कर लेता है, एक ऐसी रचना कर लेता है जो वर्ण विषय के महत्व को बढ़ा देता है, के